8 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक पेपर रिलीज किया to attack Modi government. India's main opposition party, the National Congress, has brought out what it termed as a black paper on the 10 years of the ruling party's governance. Well, as a counter to government's white paper, the main opposition Congress has brought a black paper. White paper versus the black paper is also now a part of the political discourse. Incumbent government released this paper comparing the economic situation during the former UPA regime. On the other hand, Congress had a black paper right away against the ruling government. जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने 54 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिससे देश के लोगों को समझाया जा सके कि मोदी सरकार ने कितनी गलतियां की और उन्होंने 10 इयर्स में देश की सरकार चलाते समय क्या क्या अत्याचार किए हैं। सो नाउ वी हैव टू साइड्स ऑफ द थॉट्स। ऑन वन साइड व्हाइट पेपर में लोग मोदी सरकार के तहत भारत का विकास और प्रगति की बात करते हैं एंड ऑन अदर साइड ब्लैक पेपर शॉकिंगली एक बिल्कुल उल्टा नजरिया प्रस्तुत करता है और सीधा मोदी सरकार पर हमला करता है, जबकि मोदी जी वर्तमान काल को भारत का अमृत काल कहते हैं। ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में तो कांग्रेस ने इसे अन्याय काल कहा है। जब बहुत से लोग इसे सिर्फ गंदी राजनीति के झगड़े समझते हैं, आपको देश के नागरिक होने के नाते इन विचारों से बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि ये डाटा के आधार पर किए गए विचार हैं और ये आपको बीजेपी की दृष्टि और कांग्रेस की दृष्टि के बीच का अंतर समझाने में मदद करेंगे। इवेंचुअली इट विल मेक द डिबेट ऑफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड एज द वोटर ऑफ द कंट्री ये आपको अपने देश की गवर्नेंस को बेहतर समझने में मदद करेगा। वाइल मोस्ट मीडिया हाउसेस सिर्फ व्हाइट पेपर को कवर करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को उसके काम के लिए प्रशंसा करते हैं, तो हमें आपको दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखानी है। इस केस स्टडी में मैं आपको ब्लैक पेपर में डीप डाइव करके बताता हूँ कि ब्लैक पेपर सरकार को किस आरोपों पर बैड गवर्नेंस के लिए दोषी मान रहा है, ब्लैक पेपर देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा डॉक्यूमेंट ट्रूथ को प्रेजेंट करता है, मोदी सरकार का व्हाइट पेपर या कांग्रेस का ब्लैक पेपर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स आउट ऑफ दिस 54 पेज डॉक्यूमेंट। हमने कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स चुने हैं एंड यू कैन रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब अगर आपने व्हाइट पेपर एपिसोड देखा है तो व्हाइट पेपर ने बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को चुना और इंडियन इकोनॉमी को कांग्रेस के युग के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है ये डिक्लेयर कर दिया और ये काफ़ी प्रभावशाली भी था। लेकिन आप लोग जानते हैं द ब्लैक पेपर पॉइंट्स आउट वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स दैट द वाइट पेपर कम्प्लीटली मिस्ड ऑन एंड दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो ये सवाल है, हैव वी रियली डन सो बैडली इन आवर अनएम्प्लॉयमेंट मार्कर्स? अनफॉर्चुनेटली डाटा के हिसाब से हमने यहाँ बहुत ही टेरिबल काम किया है एंड दिस स्पेशली बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने हर साल 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young heads. ब्लैक पेपर के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार नहीं बनाए गए। अनएम्प्लॉयमेंट 45 इयर्स हाई है और हैरत से ब्लैक पेपर कहता है कि हालत इतनी बुरी है कि हर घंटे 2 बेरोजगार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई के पवई इलाके में 24 साल के एक एमबीए के छात्र ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली। Moving on to Kerala, there's a tragic case of a 28-year-old young man who committed suicide, and he's somebody who was a rank holder in the UPSC exam. So unemployment and subsequent depression, it seems, has claimed the life. 2 sisters who committed suicide and they used their father's licensed revolver. That's because it's believed that they were extremely upset as they did not, receive any job. They were unemployed. ब्लैक पेपर के मुताबिक 2012 में सभी उम्र के लोगों की कुल बेरोजगारी 1 करोड़ थी, जो अब 2022 में 4 करोड़ हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि युवाओं की बेरोजगारी 2011 में 6% से लेकर 2019 में 12% तक गई और 2020 में 15% तक बढ़ गई है। अब कुछ लोग कह सकते हैं ये सब कोविड के कारण है और ये 4 साल पुराना डाटा है,
सो वी क्रॉस चेक ऑल आवर सोर्सेस और हमारा डाटा कहता है कि 2013 में बेरोजगारी दर 5.42% था, 2019 में ये 5.27% था और 2023 में ये 8.03% था। तो चाहे आप इसे कैसे मेजर करते हैं या कब मेजर करते हैं, हमें मान लेना चाहिए कि हमारे रोजगार स्थिति में चीज़ें बुरी हैं। द ब्लैक पेपर डजंट स्टॉप हियर। ब्लैक पेपर में ये भी बताया है कि 2016 से 17 में 30 साल से कम उम्र के लोगों की कुल बेरोजगारी 10.34 करोड़ थी, लेकिन 2022 के अंत तक सिर्फ 7 करोड़ लोगों की बेरोजगारी 30 साल से कम उम्र में गिरी थी और बेरोजगार लोगों में से 1/3 हिस्सा लगभग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। सो इन शॉर्ट, ब्लैक पेपर बता रहा है कि देश में बेरोजगारी फैल गई है और कांग्रेस ये भी कहती है कि सरकार सिर्फ रोजगार बनाने में असफल नहीं है, बल्कि मौजूदा रोजगार को भी समस्या पैदा कर रही है। अब कांग्रेस ये क्यों कहती है? 2014-15 से लेकर 2022-23 तक वेतन एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 0.8% बढ़े, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 0.2% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये नेगेटिव है। सो ओवर द पीरियड ऑफ 8 years अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये आपको स्पष्ट है तो चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद है, व्हाइट पेपर में बात हुई थी कैसे फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हुआ विथ इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम सोर्सेस लाइक टैक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ ब्लैक पेपर सरकार को कुछ टैक्स टेररिज्म का दोषी मानता है। इन सिंपल वर्ड्स, इसमें कहा गया है कि सरकार स्मॉल एंड मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स लगाती है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि टेररिज्म शब्द ये बहुत ही एग्जैजरेटेड है, लेकिन फिर भी यह एक कहानी है जो समझने लायक है। 2021 से 2022 में 14.83 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा किया गया। कांग्रेस कहता है कि इस रेवेन्यू का 64% बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन से है, 33% इस रेवेन्यू का मिडिल 40% से लिया गया था और सिर्फ 3% इस संख्या का टॉप 10% से लिया गया था। अब यहाँ दो चीज़ें नोट करनी है दोस्तों। इन संख्याओं को देखने पर लगता है कि बीजेपी का काम कमाल का है, क्योंकि टैक्स सभी वर्गों से आए हैं और आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि देश के अमीर सिर्फ 3% जीएसटी भरते हैं और भारत की अपनी कंजम्पशन क्लास 50% लोगों की है। द बिग प्रॉब्लम ओवर हियर इज द इनकम डिवाइड इन इंडिया। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो सिर्फ 5% लोग भारत में टैक्सेस फीलिंग करते हैं और इसमें से सिर्फ 1.5% लोग टैक्स भरते हैं। और ये पूरी तरह से बुरा है, क्योंकि ये चाइना के लिए 10% है और अमेरिका के लिए 43% है। इसमें बुरा यह है कि सिर्फ 0.3% भारतीय लोगों से 80% टैक्स इकट्ठा होता है। सो दिस सेज दैट देयर इज ह्यूज इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और टेक्निकली अगर देखा जाए, भारत के गरीब लोग बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं भरते। उसका मतलब है कि उनके पास 7 लाख रुपए से भी कम की इनकम है और ये संख्या इतनी बड़ी है जितनी कि 1.2 बिलियन लोग। ये एक्चुअल समस्या है। तो अगर टैक्स सभी वर्गों से आता है तो ये अच्छा है, क्योंकि ये कहता है कि पिरामिड का निचला हिस्सा अमीरों से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो है जीएसटी के लागू होने का तरीका। जब जीएसटी का एम भारत में टैक्स को सिंप्लीफाई करने का था, तो कांग्रेस कहता है कि जीएसटी की वजह से भारत के बिजनेस बिगड़ गए हैं। जीएसटी के नियम अब तक 900 से ज़्यादा अमेंड किए गए हैं और 2017 से 2022 के बीच में मोदी सरकार पर 907 नोटिफिकेशंस, 195 सर्कुलर्स, 23 इंस्ट्रक्शंस और 19 ऑर्डर्स के साथ नियमों को बदलने का आरोप किया है। ये सब छोटे बिजनेसेस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वी एक्चुअली couldn't find a relevant source to cross-check this information. As per MSME community, 90% बिजनेस ओनर्स ने कहा है कि जीएसटी ने उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, जबकि 10% ने कहा है कि जीएसटी ने उनकी ज़िंदगी को बुरा बनाया। तो अब मैं इस पॉइंट का कंक्लूजन आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अगर ये आपको स्पष्ट है तो चलिए हमारे एपिसोड के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पेपर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बाहर निकालता है भारत के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए,
बीजेपी ने वादा किया था कि भारत चाइना के साथ टक्कर लेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में गॉडफादर था और आज भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या सच में भारत को दुनिया का एक क्रांतिकारी मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप मोदी सरकार के टारगेट को देखते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे जीडीपी का 25% होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज भारत की जीडीपी का 16% था 2015 में, जो कि 2022 में 13% तक घट गया। तो 25% छोड़ दीजिए, हमें अब ऑलरेडी डेंजरस बैकलॉग का सामना करना पड़ेगा। तो ये संख्या कुछ गंभीर सवाल उठाती है मेक इन इंडिया अभियान पर। वाई आर वी फॉलिंग शॉर्ट इन दिस इनिशिएटिव? क्योंकि ये क्रांतिकारी इनिशिएटिव होना चाहिए था, राइट? तो 2 रीजंस है। पहला, भारत में बिजनेस करने की सुविधा इतनी आसान नहीं है, और दूसरा, लैंड एक्विजिशन जो बहुत बड़ी समस्या है, और जब तक हम इसे नहीं ठीक करते तब तक हम चाइना जितनी तेजी से नहीं बढ़ सकते। नाउ लेट्स मूव टू द 4th पॉइंट, जो ब्लैक पेपर उठाता है, जिसे सोशल इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब अगर आपको याद है हमारे वाइट पेपर एपिसोड से, तो उसमें सरकार ने कैसे कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ाया और कैसे वेलफेयर स्कीम्स पर पैसा बर्बाद नहीं किया, इस पर बात की थी। जबकि ये अच्छी बात है कि कैपेक्स बढ़ गया है, पर यह जानना भी ज़रूरी है कि कुछ जगहों पर पैसे को खर्च किया जाना चाहिए ऑन वेलफेयर स्कीम। और इस स्टैट्स को देखकर लगता है कि बीजेपी सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर इतना पैसा नहीं खर्च कर रही है, और कुछ स्कीम्स का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचा, और कुछ स्कीम्स के लिए जब पैसा एलोकेटेड किया गया था तो उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। जैसे कि किसानों के लिए लाई गई योजना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा योजना टारगेट किए गए किसानों में से सिर्फ 50% तक भी नहीं पहुंच सकी। उसी तरह अगर आप वुमेन सेंट्रिक सोशल स्कीम्स लाइक निर्भया को देखते हैं, तो 12,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 2023 तक सिर्फ 2,521 करोड़ इस्तेमाल किए गए। और इससे हम 5वें पॉइंट पर आते हैं, जो कुछ बहुत ही डरावना है। ब्लैक पेपर ये दावा करता है कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। अब वो ये क्यों कहता है? ब्लैक पेपर ये इम्प्लाई करता है कि सरकार ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पर रेड करने के लिए कर रही है, और कांग्रेस कहती है कि ओनली 54% इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर किया जब वो इन पावर में थे। हाउएवर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीजेपी 95% इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपोजिशन पार्टीज पर किया है। नाउ सम पीपल माइट से दैट दिस इज बिकॉज ओनली द अपोजिशन लीडर्स आर करप्ट एंड बीजेपी लीडर्स आर नॉट करप्ट, पर पैटर्न्स देखकर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जस्ट लुक एट द पैटर्न्स। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक चार्ट पब्लिश किया है जिसमें लगभग 25 विपक्षी नेता के खिलाफ मुकदमे थे, पर उनमें से 23 बीजेपी में शामिल होते ही उनके मुकदमे गायब हो गए। अब मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ये में भी आइसोलेटेड घटनाएं भी हो सकती हैं, ये कोरिलेटेड घटनाएं भी हो सकती है, पर किसी तरह से ये बहुत ही चिंताजनक लगता है। इफ दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर आपको पता है कि मणिपुर में क्या हुआ। The state of Manipur in the northeast of India has been rocked by ethnic violence since May, in a conflict marked by brutal murders and sexual crimes against women. And at least 13 people have been killed in gun battles in India's Manipur. The ethnic violence erupted 7 months ago in the northeastern state, and the bodies were found in Manipur's Tengno-Upal district, which is an area lying close to the border with Myanmar. तो 35,000 लोगों को मणिपुर से डिस्प्लेस कर दिया गया है, 1700 घरों को जला दिया गया और 60 लोगों की जान गई है और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मणिपुर काफ़ी समय से जल रहा है और मेरा सवाल अभी भी मणिपुर में चल रही स्थिति से संबंधित है। लड़ाई दिन भर जारी है, बहुत लोग चाहते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो, कुछ लोग शांति के लिए निकल रहे हैं। तो जबकि बीजेपी ने कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया, सवाल यह है कि हम मणिपुर को तुरंत शांत क्यों नहीं करते, जबकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार राज्य और केंद्र दोनों में है। अब जब ज़्यादातर लोग कह सकते हैं कि ये मणिपुर में हुआ है, लेकिन मेरी स्टेट बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कहना चाहूँगा
कि ये एक सिस्टम इशू है, क्योंकि अगर एक स्टेट जलती है और सेंटर कुछ नहीं करती तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि ये आपके स्टेट में भी हो सकता है? दिस इज़ द रीज़न वाई वी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें बताना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए, ताकि सरकार समझे कि भारत के लोग सब देख रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स है जो ब्लैक पेपर में किए गए हैं, और इन आर्ग्यूमेंट्स के अलावा कई और आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि नोटबंदी, किसान की आमदनी और चाइनीज़ बॉर्डर प्रॉब्लम, जो ब्लैक पेपर ने पॉइंट किए हैं। तो अंत में सवाल ये है, कौन सही और कौन गलत है? वेल, यहाँ हमें नागरिक के रूप में समझना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ ने अच्छे काम किए हैं और दोनों पार्टीज़ ने बुरे काम किए हैं। पर अगर भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो एक हिस्से की मीडिया सरकार की सिर्फ तारीफ करती है, तो दूसरे हिस्से की सिर्फ सरकार के बारे में बुरा कहती है। और इस बायपोलर रिपोर्टिंग का नतीजा एक बायपोलर पॉलिसी ऑपरेशन है। तो जब कुछ लोग मोदी जी को भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें कुछ लोग एक डिक्टेटर कहते हैं। एंड बोथ आर स्टूपिड स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें हर सरकार की गवर्नेंस को समझना चाहिए और हर सरकार के अच्छे काम को पॉइंट आउट करना चाहिए और हर सरकार की कमियों पर सवाल उठाना चाहिए, ताकि नागरिक दोनों साइड्स को समझ सके। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. Stay tuned for more captivating stories in the world of business and beyond.